तो उसके बाद फिर आ जाते हैं बात करते हैं हमारे जो नॉर्मल प्राइमरी अमाइनो एसिड्स हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, हमें उनका पता होना चाहिए कौन चार्ज है, कौन नॉन चार्ज, कौन से एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, कौन से नॉन एसेंशियल हैं, ठीक है? फिर मैंने आपको कहा था कि आपने जो-जो चीज़ें याद रखनी है। अच्छा जी, तो असाइनमेंट जो करके दी थी वो आप लोगों को समझ नहीं आई थी। मैं आज बता रही हूँ असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ़ एक ये है कि आपने इसे खुद से प्रैक्टिस करना है क्योंकि आपको एमसीक्यू अगर आए तो आपको इन स्ट्रक्चर्स का सम टाइम रेफरेंस दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ज़्यादा तो हमने अमाइनो एसिड्स डिस्कस ही नहीं करने, 20 अमाइनो एसिड्स ही हैं, जिन पे हमारी डिटेल डिस्कशन होती है। उनमें से भी 10 ज़्यादा है जिन पे होती है। तो आपने वो जो प्रोमिनेंट अमाइनो एसिड्स हैं, उनकी प्रैक्टिस खुद से करके रखनी है और मुझे बस उसकी पिक्चर शेयर करनी है। बेशक आपने पेंसिल से गंदे-मंदे जैसे मर्ज़ी किया हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। बस आपने उसे प्रैक्टिस को शो कराना है मुझे कि हमने की है। सिंपल सबसे पहले ग्लाइसिन आ जाता है, एलानिन आ जाती है, ठीक है? ये 2 स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए। फिर वो 2 अमाइनो एसिड जिनमें ओएच ग्रुप होता है साइड पे, जिनके हाइड्रॉक्सिल ग्रुप साइड पे पाया जाता है, सेरीन और थ्रेओनीन, आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद बाकी 2 अमाइनो एसिड जो एसिडिक होते हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, आपको वो पता होने चाहिए। फिर वो अमाइनो एसिड जो बेसिक है मैंने कहा था हल्ला से याद रख लें वर्ड हल्ला HLA H मतलब हिस्टिडीन, लाइसिन, हाइड्रॉक्सी ल्यूसीन या फिर खाली लाइसिन कह लें आप, ठीक है? लाइसिन ही होता है बेटर होगा, ठीक है? तो ये अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, जो एसिडिक हैं, जो बेसिक हैं, जिनमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है, 2 वो सेरीन और थ्रेओनीन, 3 बेसिक वाले, 2 एसिडिक वाले और 3 वो जिनमें सल्फर ग्रुप होता है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, 3 वो हैं सिस्टीन, सिस्टाइन और मेथियोनीन, ठीक है? ये लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी मेंशन है। तो वो आपको उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने चाहिए। जी, तो रिपीट करें ज़रा फ़ातिमा ताहिर मैंने क्या-क्या कहा है जो आपको आना चाहिए और एक इम्यूनो एसिड तो का तो एक ही एमसीक्यू बनता है कि इम्यूनो एसिड किस अमाइनो एसिड में इम्यूनो ग्रुप होता है या उसे इम्यूनो एसिड कहते हैं, अमाइनो नहीं कहते। तो वो सिर्फ़ एक प्रोलीन ही होता है, उसकी हाइड्रॉक्सिलेशन हो जाए तो वह हाइड्रॉक्सी प्रोलीन बन जाता है। जी फ़ातिमा बताएँ? मैम आपने कहा कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, इसके अलावा एसिडिक होते हैं, जो बेसिक होते हैं, इम्यूनो कौन-कौन से ग्रुप ये वाले। बताएँगे? ओके, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में आते हैं सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन। जो इम्यूनो अमाइनो एसिड्स हैं, उनमें प्रोलीन या हाइड्रोक्सी प्रोलीन। अगर आप एसिडिक की बात करते हैं तो उसमें होता है एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड। अगर ओएच मेंबर्स जिनके साइड पर होते हैं, उसमें होता है सेरीन और थ्रियोनिन। जबकि बेसिक वाले के अंदर होता है लाइसिन और इसके अलावा हिस्टिडीन और आर्जिनिन या एस्पार्टिक आर्जिनिन आई गेस। और बस यही। जी, ठीक है, शाबाश। ये बस यही मतलब कि बस यही प्रैक्टिस करनी है आपने इनसे अच्छे यस, से, ठीक है? इंशाल्लाह। और असाइनमेंट कोई नीट नहीं माँग रही आपसे, फिर आप ये कहते हैं, रोने लग जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, तो आप मुझे रफ़ली बस दिखा दें कि हमने की है प्रैक्टिस, हमें आ चुका है, हमने गो थ्रू किया है इन स्ट्रक्चर्स को, वो मोर देन इनफ होगा मेरे लिए, उसी को देख के बहुत खुशी हो जाएगी। अच्छा जी, तो बेसिक अमाइनो एसिड्स फातिमा ताहिर ने बताया 3 आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, इसमें से आपने एक बात याद रखनी है, जो हिस्टिडीन होता है वो रादर वीक बेस होती है, वीक बेसिक होता है, लेकिन जो आर्जिनिन और लाइसिन है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बेसिक होते हैं, ठीक है? स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर होती है इनकी। अगर आपको कभी कंपैरिज़न में पूछ लिया जाए क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर जो एसिडिक हमने 2 डिस्कस किए हैं, कौन-कौन से एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ठीक है? तो वो जो ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड है, उसमें जो ग्लूटामिक एसिड होता है, उसे सबसे पहले कहाँ पे पाया पाया गया था वो ग्लूटीन प्रोटीन मैंने आपको कल बताया था कि व्हीट के अंदर, गंदुम के अंदर ग्लूटीन प्रोटीन होती है। सबसे पहले ग्लूटामिक एसिड उसके अंदर पाया गया था, ठीक है? फिर अगर आपको एमसीक्यू आ जाए कि 7 पीएच है और कौन-सा अमाइनो एसिड है जिसका नेट चार्ज नेगेटिव है, लीजिए तो आपने तो उधर ही परेशान हो जाना है, ये क्या हो गया हमारे साथ? तो सिंपल सी बात है वो आपसे एसिडिक अमाइनो एसिड डिमांड कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कि नेगेटिव नेट चार्ज -1 है और पीएच 7 है यानी न्यूट्रल पीएच पे बात कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है, तो कौन-सा अमाइनो एसिड? तो ज़ाहिर-सी बात है एसिडिक अमाइनो एसिड्स होंगे। यानी एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड जब वो आपसे कहें पीएच 7 है यानी न्यूट्रल है और चार्ज जो है पॉजिटिव 1 है, तो बताएँ नेट चार्ज पॉजिटिव 1 है या पॉजिटिव है तो बताएँ आपने कहना है ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं यानी आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन है, ठीक है?
उसके बाद ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको इन अमाइनो एसिड्स के बारे में थोड़ी-थोड़ी बातें पता होनी चाहिए। लाइक ऐज़ आपको पता होना चाहिए। जी, अब हम इन अमाइनो एसिड्स को देख लेते हैं, ये जो हमारे पास ग्रुप है पूरा। जी, तो इसमें आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ग्लाइसिन का। उसकी वजह मैंने बताई थी कि ग्लाइसिन को क्या शर्फ हासिल है कि ग्लाइसिन कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज़म नहीं करती। उसकी वजह ये इसमें कायरल कार्बन नहीं होता, इसमें कायरलिटी मौजूद नहीं होती, इसमें सिमेट्रिक कार्बन नहीं होता। आपको फिर एमसीक्यू पूछा जाता है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन-सा है? तो वो भी ग्लाइसिन ही होता है और ये सिर्फ वही अमाइनो एसिड वाहिद है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता और इसको ये नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा स्वीट होता है। तो ग्लाइसिन स्वीटनेस से रेफरेंस करती है बात, ठीक है? उसके बाद है एलानिन। एलानिन आपको पता है सिंपल अमाइनो एसिड, आपने इसका स्ट्रक्चर याद करना है, उसके अलावा आपने इसकी कोई बात नहीं याद रखनी। एस्पार्टिक एसिड आपने याद रखना है, एसिडिक अमाइनो एसिड है, ठीक है? एस्पार्जीन के बारे में बस ठीक है, इसके कुछ ख़ास नहीं याद रखना। सिस्टाइन और सिस्टीन के बारे में आपने क्या याद रखना है? जी, ये सिस्टीन है जो 5th नंबर पे है। सिस्टीन के बारे में आपने याद रखना है कि अगर हम 2 मॉलिक्यूल सिस्टीन के मिलाएँ तो हम सिस्टाइन बना सकते हैं। ये एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है कि सिस्टाइन की सिंथेसिस किस तरह की जा सकती है? दोनों ही सल्फर के ट्रेनिंग है, ये तो सभी को पता है। तो सिस्टाइन हम कैसे बना सकते हैं? अगर 2 सिस्टीन के मॉलिक्यूल, आपने इसकी भी जब प्रैक्टिस करनी है तो ये भी उसी में ऐड कर लें कि 2 सिस्टीन के मॉलिक्यूल मिला के सिस्टाइन शो करनी है कि सिस्टाइन अमाइनो एसिड बन गया जब हमने 2 सिस्टीन मिलाए हैं, ठीक है? उसके बाद ग्लूटामिक एसिड आ जाता है। ग्लूटामिक एसिड मैंने आपको बताया सबसे पहले ग्लूटीन में मिला था जो कि व्हीट की प्रोटीन है, ठीक है? उसके बाद ये एसिडिक अमाइनो एसिड होता है। ग्लूटामीन जो है, जस्ट ये अमाइनो एसिड याद रखना है आपने। ग्लाइसिन भी होगा, हिस्टीडीन बेसिक अमाइनो एसिड है और अदर वीक बेसिक होता है। आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन। लाइसिन आपने याद रखना है बेसिक होता है, स्ट्रॉन्ग वाला बेसिक होता है, ठीक है? उसके बाद आपकी मेथियोनीन आ जाती है। जी, मेथियोनीन में आपने याद रखना है कि ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है और ये एक लिपोट्रोफिक फैक्टर है। जी, कोई मुझे बताएगा लिपोट्रोफिक फैक्टर क्या होता है? और अगर नहीं पता तो ये बता दें कि किसी को नहीं पता जल्दी से। जी, मुझे कोई बताएगा लिपोट्रोफिक फैक्टर? मैम जी नहीं बता। अच्छा जी, लिपोट्रोफिक फैक्टर सिंपल कोई एक चीज़ नहीं होती। लिपोट्रोफिक फैक्टर आप हर उस फैक्टर को कह सकते हैं जिसके अंदर एबिलिटी हो कि वो प्रिवेंट कर सके आपके लिवर के अंदर फैट्स को एक्यूमुलेट होने से, ठीक है? आपको पता है ना लिवर के अंदर फैट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप पैथो में भी पढ़ेंगे तो उसकी वजह से फैटी लिवर हो जाता है, कीटोसिस, इस तरह की चीज़ें मतलब टर्म्स आप पढ़ेंगे। फैटी लिवर तो आप मतलब हर बीएसएन के स्टूडेंट्स भी अपने हर सब्जेक्ट में डिस्कस करते हैं ऑलमोस्ट। तो फैटी लिवर हो जाता है अगर लिपोट्रोफिक फैक्टर कम हो जाए, ठीक है? और मेथियोनिन एक लिपोट्रोफिक फैक्टर के तौर पे काम करता है। तो आपने याद रखना है कि कौन से अमाइनो एसिड में से कौन-सा अमाइनो एसिड है इन सब में से कि जो लिपोट्रोफिक फैक्टर के तौर पे काम करता है, तो वो मेथियोनिन होता है, ठीक है? उसके अलावा आपने याद रखना है ये प्रोटीन सिंथेसिस आप लोग अगर अपनी एफएससी को रिपीट करें, माइंड में लाएँ, तो जब आपने सिंथेसिस पढ़ी थी प्रोटीन की वो कोडोन वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें आपने मेथियोनिन पढ़ी थी कि इनिशिएटर होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। जब तक मेथियोनिन ना हो प्रोटीन की सिंथेसिस इनिशिएट नहीं होती, ठीक है? उसके अलावा मेथियोनिन हमें मिथाइल ग्रुप भी डोनेट करने में हेल्प करता है। मतलब ये इज़िली मिथाइल ग्रुप डोनेट कर देता है या जब भी हम नॉन एड्रेनालिन से एड्रेनालिन बनी हो, तो हमें सिर्फ़ एक मिथाइल ग्रुप चाहिए होता है। हम अभी इधर-उधर देख रहे हैं, तो बहुत ही ब्रेवरी से बोल्डली आता है मेथियोनिन और आके CH3 डोनेट कर जाता है और नॉन एड्रेनालिन यानी नोरएपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन बन जाता है, ठीक है? और एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन को हम क्या कहते हैं? जी, फातिमा शाहिद आप बताएँ एनाटॉमी फिजियो में क्या पढ़ाया था आपको मैंने? कलेक्टिवली हम एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन को क्या कहते हैं? जी, बताएँ मुझे। मैम कैटेकोलामाइंस। शाबाश, कैटेकोलामाइन कहते हैं। ये आपको एमसीक्यू भी दिया था मैंने, ठीक है? मेथियोनिन के बाद फिनाइलएलानिन आ जाती है। फिनाइलएलानिन के बारे में बस आपने यही याद रखना होता है कि इससे टायरोसिन बन सकता है। डोपा डोपा क्या होता है? डोपा एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि आपको एनाटॉमी में एमसीक्यू ज़रूर दिया जाता है या सेरोटोनिन में से या डोपा में से, ठीक है? या प्रोस्टाग्लैंडिनिन जो लोकल हार्मोन्स हैं इनमें से एमसीक्यू आ जाता है आपको, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है। नोरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन ये सारी चीज़ें फिनाइलएलानिन एबिलिटी रखता है कि इनको सिंथेसाइज़ कर सके। फिनाइलएलानिन के बाद प्रोलीन है। जी, प्रोलीन के बारे में मैंने आपको एक एमसीक्यू अभी तक बताया है कि प्रोलीन इमिनो एसिड है, अमाइनो एसिड नहीं है क्योंकि इसमें इमिनो ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप नहीं होता, ठीक है? तो इसी से
हाइड्रोक्सीपरोलीन भी बन जाती है हाइड्रोक्सिलेशन करने से। और ये हाइड्रोक्सीपरोलीन ज़्यादातर कोलेजन में होती है, पाई जाती है। मतलब कहाँ पे पाई जाती है अगर पूछा जाए तो आपने याद रखना है कि ये कोलेजन में पाई जाती है, ठीक है? उसके बाद आता है सेरीन। जी, सेरीन जो है अभी मैंने आपको बताया सेरीन का यहाँ पे। जी, मुझे कौन बताएगा? जी, आप बताएँ साइमा। सेरीन का क्या एमसीक्यू बताया ऊपर स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको? जल्दी-जल्दी। जी, मुनज़्ज़ा आप बताएँ। यस मैम, सिस्टीन का बताया था आपने कि जब दो सिस्टीन के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो सिस्टाइन बनता है। मैंने सेरीन का भी तो बताया जब मैंने कहा 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड सेरीन जिनकी साइड चेन पे OH ग्रुप मौजूद होता है। और तो मैंने उनके नाम नहीं बताया आपको सेरीन और थ्रियोनीन, तो वो पूछ रही हूँ मैं आपसे। चलें ठीक यस है, मैम। कोई बात नहीं। तो सेरीन क्या करता है? सेरीन के बारे में मतलब मैं जस्ट आपको इन अमाइनो एसिड के नाम के साथ एक-एक इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ। सेरीन के बारे में आपने याद रखना है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, थ्रियोनीन में भी होता है। और जो सेरीन होता है इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके अलावा किसी और के साथ भी बाइंडिंग कर सकता है, ठीक है? और सेरीन के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, जैसे मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स में हम कौन-सी शुगर को रेफरेंस शुगर लेते हैं? जी बताएँ मुझे। ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड को। ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड। जी, ये आप सभी को पता है। ठीक है जी। जैसे हम ग्लिसरैल्डिहाइड में लेते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स में सॉरी ग्लिसरैल्डिहाइड को लेते हैं। एज़ इट इज़ हम जब प्रोटीन्स को डिस्कस करते हैं, तो हम सेरीन को एक रेफरेंस लेते हैं, ठीक है? एक रेफरेंस अमाइनो एसिड लेते हैं। जिस तरह इसका अमाइनो ग्रुप लगा होता है ना, एल-सेरीन और इसके एसिमेट्रिक कार्बन के इर्द-गिर्द NH2 लगा होता है, उसको हम कहते हैं कि ये हमने रेफरेंस लेना है। हर अमाइनो एसिड में फिर उसी की फॉलोइंग की जाती है, उसी को फॉलो किया जाता है। उसी की तरह NH2 को अटैच किया जाता है सिमेट्रिक कार्बन के साथ। आपको मैंने कल भी बताया था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्लाइसिन में नहीं है कि कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। बाकी तो कोई अमाइनो एसिड ऐसा नहीं है जिसमें एटलीस्ट एक ना हो। एक एसिमेट्रिक कार्बन सभी में होता है। इसीलिए तो फिर वो एल और डी फॉर्म बनाते हैं। एल सेरीन और डी सेरीन शो करते हैं, ठीक है? एसिमेट्रिक कार्बन शो करते हैं। तो आपने रेफरेंस अमाइनो एसिड कौन-सा लेना होता है? सेरीन लेना होता है, ठीक है? सेरीन का स्ट्रक्चर भी जब ड्रा करेंगे आपको खुद समझ आ जाएगी कि इसमें अमाइनो एसिड जो NH2 को है हमने क्यों रेफरेंस लिया है। जैसे हमने ग्लिसरैल्डिहाइड में लिया था उसी तरह इधर भी लेना है। थ्रियोनीन भी यही याद रखना है कि इसमें OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है। ट्रिप्टोफैन के बारे में आपने याद रखना है। इसमें इसको आप विटामिन में भी डिस्कस करते हैं एक्चुअली। अगर आपको ना सिनेरियो दिया जाता है कि एक ह्यूमन बॉडी है, उसमें 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन है बॉडी में, ठीक है? तो कितने मिलीग्राम नायासिन पैदा होगा? अब नायासिन क्या होता है? आपको पता है विटामिन्स अभी आपने पढ़ने हैं, विटामिन्स की 2 तरह की क्लासेस होती हैं, फैट सोलुबल, वाटर सोलुबल। वाटर सोलुबल जो होते हैं वो बी और सी होते हैं, और जो बाकी हैं ए, डी, ई, के वो सारे फैट सोलुबल होते हैं, ठीक है? वो जो वाटर सोलुबल होते हैं ना, बी और सी, फिर उसके बाद बी में भी इतनी ज़्यादा क्लासेस आ जाती हैं, B1, B2, B3, 4, 5, 6 मतलब इस तरह से क्लासेस फर्दर आ जाती हैं। तो जो B3 होता है उसे आप नायासिन कहते हैं, विटामिन B3 वाटर सोलुबल विटामिन्स के बी कैटेगरी का जो विटामिन B3 होता है उसे नायासिन कहते हैं, उसका नाम नायासिन है। हम पूरी नायासिन की इंशाल्लाह डिटेल्ड डिस्कशन पढ़ेंगे, ठीक है? तो नायासिन जो है विटामिन B3 1 मिलीग्राम पैदा हो सकता है अगर हमारे पास 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन हो। तो सिर्फ 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन से आप कितना नायासिन पैदा कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीग्राम, ठीक है? उसके अलावा आपका ट्रिप्टोफैन का एमसीक्यू आता है कि कौन-सा अमाइनो एसिड है जो सेरोटोनिन, सेरोटोनिन आपको पता है लोकल हार्मोन है, सूथनेस देता है, मतलब इससे सुकून भी मिलता है और इससे बहुत से इसके दूसरे फंक्शंस भी हैं, वो लोकल हार्मोन्स भी मैंने आपको पढ़ाए थे। प्रोस्टाग्लैंडिन, सेरोटोनिन, पापा, ठीक है ना? इनके आपने हमेशा याद रखना है, भूलने नहीं है। इधर नहीं आता एमसीक्यू लेकिन फिजियोनॉटमी पोर्शन में आ जाता है। अच्छा जी, तो ट्रिप्टोफैन के बारे में आपको ये एमसीक्यूज़ आता है कि सेरोटोनिन ये बनाता है, तो आपने याद रखना है कि सेरोटोनिन कौन बनाता है। जी, उसके बाद टायरोसिन आ जाता है। टायरोसिन के बारे में आपने याद रखना है कि ये थायरॉइड हार्मोन्स सेरोटोनिन बना कौन सकता है। बनाता है? जी, सेरोटोनिन जी, कौन बनाता है? ट्रिप्टोफैन ये जो थर्ड लास्ट आपका चल रहा है अब ट्रिप्टोफैन वो बनाता है।
और उसके बाद टायरोसिन के बारे में आपने याद रखना है, ये थायराइड हार्मोन्स बनाता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स बनाता है, जैसा कि थायरॉक्सिन। उसके अलावा इसमें एबिलिटी होती है डोपा बनाने की, एड्रेनालिन और एड्रेनालिन। एक्चुअली डोपा बनाना, एड्रेनालिन और एड्रेनालिन बनाना वो काफ़ी अमाइनो एसिड्स के साथ एसोसिएट है, तो वो एमसीक्यू नहीं पूछा जाता। जो एमसीक्यू ज़्यादा स्पेशल है, आपने वो याद रखने हैं, जैसा कि अभी मैं आपको एक बताती हूँ, ठीक है? उसके अलावा ये टायरोसिन की स्पेशल चीज़ ये मेलानिन बनाता है। आपको ये पैथो में भी एमसीक्यू आता है, यहाँ नहीं आएगा ना, वहाँ आ जाएगा कि मेलानिन किस अमाइनो एसिड से बनता है। तो मेलानिन जो है ना टायरोसिन से बनता है, ये आपने बात याद रखनी है। मेलानिन क्या होता है पता है आपको? बॉडी का पिगमेंट है जो कि रिलीज होता है मेलानोसाइट्स, आपके अंडर स्किन जो सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स, उनसे सेक्रेट होता है, जिनमें मेलानोसाइट्स एक्टिवेट हो और मेलानिन ज़्यादा सेक्रेट हो, उनका कलर डार्क होता है, ठीक है? और मेलानिन के एक्टिवेशन के लिए, मेलानोसाइट्स के एक्टिवेशन के लिए, मेलानिन के ज़्यादा होने के लिए सनलाइट होती है और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है? उसके बाद वेलिन है। वेलिन सिंपल अमाइनो एसिड है, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। इसमें सिंपल एलिफैटिक चेन होती है ब्रांचेस वाली, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर एलानिन, वेलिन, फिर दोनों एसिडिक अमाइनो एसिड, 3 बेसिक अमाइनो एसिड, 3 सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ठीक है? एक इमिनो ग्रुप वाला प्रोलीन, इन सब के स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। इंशाल्लाह जब आप एक बार गो थ्रू करेंगे, खुद हाथ से बनाएँगे, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेंगे। जी, तो एमसीक्यू मैंने आपसे डिस्कस करना था जो इस बार आया था यूएचएस में 2021 में। एमसीक्यू ग्लूटाथायोन का था कि ग्लूटाथायोन में कौन-कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं। ग्लूटाथायोन की कंपोज़िशन, तो आपको पता होनी चाहिए ग्लूटाथायोन की कंपोज़िशन। ग्लूटाथायोन में ग्लाइसिन होता है, ग्लूटाथायोन में सिस्टीन होता है और ग्लूटाथायोन में ग्लूटामिक एसिड होता है। तो 3 अमाइनो एसिड्स मिलके ग्लूटाथायोन बनाते हैं। तो देखें एज़ सच ये कोई बुक की लाइन नहीं है ग्लूटाथायोन, मतलब इतनी आसानी से नहीं सामने कहीं लाइन लिखी हुई मिल रही है आपको, लेकिन ये यूएचएस में एमसीक्यूज़ आ गया था। तो इसका मतलब कि आपको बातों को जोड़कर लिखना पड़ता है, ठीक है? आपकी बुक्स में जगह-जगह मतलब ग्लाइसिन जहाँ लिखा होगा ये वहाँ पे रिपीट लिखा कर होगा दें, कि ग्लाइसिन, सिस्टीन अच्छा और जी, दूसरा। जहाँ आपकी बुक में ग्लाइसिन लिखा होगा वहाँ भी लिखा होगा कि ग्लूटाथायोन बनाता है। फिर जहाँ लिखा होगा ग्लूटामिक एसिड वहाँ लिखा होगा ये ग्लूटाथायोन बनाता है। फिर जहाँ सिस्टीन लिखा होगा वहाँ लिखा होगा कि ग्लूटाथायोन बनाता है। लेकिन आपने इसे एक ही जगह पे याद रखना है, ठीक है? सिस्टीन नहीं सॉरी सिस्टाइन होता है जिसमें ई नहीं आता, CEYSTINE, ठीक है ना? सिस्टाइन ग्लूटाथायोन बनाता है। ग्लाइसिन बताया मैंने आपको, ग्लूटामिक एसिड और सिस्टाइन बताया, 3 अमाइनो एसिड्स हैं जो ग्लूटाथायोन बनाते हैं। तो इस बार अगर ग्लूटाथायोन पूछा हो, मे बी नेक्स्ट टाइम वो आपसे पूछ लें सेरोटोनिन कौन बनाता है, मेलानिन कौन बनाता है, ठीक है? तो ये आपको बात पता होनी चाहिए, कौन से अमाइनो एसिड क्या-क्या बनाते हैं, ठीक है? उसके बाद ग्लाइसिन के बारे में आपको थोड़ी-सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉमनेस्ट अमाइनो एसिड है, सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में मतलब जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है वो यही होता है, और एक तो फिर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं शो करता, फिर इसने ओरल एल्गी इख्तियार कर लिया है। तो आपने याद रखना है कि ये कॉन्जुगेशन करता है बाइल एसिड के साथ ताकि बाइल सॉल्ट्स बना सके। मतलब इसकी जब भी कॉन्जुगेशन होती है बाइल एसिड्स के साथ तब फिर जाकर बाइल सॉल्ट्स वजूद में आते हैं। ये लिवर में सारी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है? सारे बेंज़ोइक एसिड्स को डिटॉक्सिफाई करके उनको ही प्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और फिर वो यूरिन में सेक्रीट हो जाते हैं। उसके अलावा ग्लाइसिन ग्लूटाथायोन बनाता है, ये बात तो आपको पता चल चुकी है, ठीक है? हीम बनाने में भी काम आता है। हीम क्या होती है? हीमोग्लोबिन जब टूटती है मैंने आपको बताया था तो ग्लोबिन चेन्स आती हैं, हीम ग्रुप्स आते हैं, आयरन आती है, ठीक है? प्यूरीन्स आती हैं। तो ये आपने याद रखना है कि ये हीम हीम और प्यूरीन्स बनाने में भी काम आता है। क्रेटीन बनाने में भी काम आती है ग्लाइसिन, ठीक है? और उसके बाद ग्लाइसिन जो है कन्वर्जेंस बड़ी ज़बरदस्त कराती है, लाइक एज़ इसको जब हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे अमाइनो एसिड सेरीन में। सेरीन आपको बताया है ओएच ग्रुप कंटेनिंग है, ठीक है? तो इसे हम सेरीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस सेरीन को हम पायरोविक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस पायरोविक एसिड को हम ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम सेरीन को क्या कहते हैं? ये ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड भी है। क्या है ये? ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड भी है, ठीक है? आप लोगों को आई थिंक अभी मैंने कीटोजेनिक, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड बताए थे कल या नहीं बताए थे? आई थिंक नहीं बताए थे। नहीं बताया था मैम। अच्छा जी, तो 2 कीटोजेनिक अमाइनो एसिड याद रखने हैं आपने, लाइसिन और ल्यूसिन कीटोजेनिक होता है, ठीक है? उसके बाद फिर आप ग्लूकोजेनिक याद रखना चाहते हैं तो वो रख लें या फिर मिक्स्ड वाले याद रख लें।
मैंने एक्चुअली जब मैं फर्स्ट ईयर में थी मैंने कीटोजेनिक याद किए थे और मिक्स्ड वाले याद किए थे। फिर उनके अलावा उन 9 के अलावा जो होता था वो ऑफ कोर्स ग्लूकोजेनिक होता था। तो यही बेस्ट वे है या फिर जो आपको बेस्ट लगे आप वो कर लें। तो कीटोजेनिक तो सिंपल लाइसिन और ल्यूसीन है, ठीक है? हर बुक में ना डिफरेंट लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज ही होना है आपने। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ वो स्टैंडर्ड है, आप बस सिंपल याद रख लें और इतना ज़्यादा नहीं इसमें कंफ्यूज होना, ठीक है? कीटोजेनिक लाइसिन और ल्यूसीन होते हैं, मिक्स्ड में आ जाता है थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन आ जाती है, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन आ जाती है मिक्स्ड में, ठीक है? तो ये मिक्स्ड वाले याद रख लें आप, 5 मिक्स्ड याद रखें और 2 कीटोजेनिक याद रखें, टोटल 7 याद रखें। बाकी जितने भी रह जाते हैं लाइक ग्लाइसिन बच गया है, तो वो ग्लूकोजेनिक है, ठीक है? मैं रिपीट कर रही हूँ। कीटोजेनिक में लाइसिन और ल्यूसीन आ जाते हैं और मिक्स्ड वालों में मिक्स्ड कौन होते हैं जो कभी कभी ग्लूकोजेनिक भी बन जाते हैं और कीटोजेनिक भी बन जाते हैं, ठीक है? तो मिक्स्ड में आपने याद रखने हैं थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन, ठीक है? ये 5 मिक्स्ड है, 2 कीटोजेनिक है, पीछे जितने रह जाते हैं सारे ग्लूकोजेनिक है। ज्यादातर एमसीक्यू ग्लाइसिन का ही पूछा जाता है और वो एक ना तो वो हमारी कीटोजेनिक में आया ना मिक्स्ड में आया, तो मतलब वो ग्लूकोजेनिक है क्योंकि वो ग्लूकोज को पैदा कर रहा है ना लास्ट पे मैम अल्टीमेटली ये जब उसकी मिक्स्ड कन्वर्जेंस वाले हो गई दोबारा है। रिपीट कर दें। थ्रियोनिन, अच्छा, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएनालिन, एलानिन और टायरोसिन एक। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन जो मैंने आपको बताया है, तो नायासिन 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन से सिर्फ 1 मिलीग्राम नायासिन बनती है, बताया ना? और जो सेरोटोनिन बनाता है वो वाला ट्रिप्टोफैन, ठीक है? चलें जी, देखें आज माइनर एसिड्स में इतना टाइम लग गया। अच्छा जी, तो एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल मैंने आपको कल बताया था, वो आपने बस रिवाइज ही करना है। सिंपल सा है, प्रोटीन की डेफिनेशन सभी को आती है जी। सिंपल प्रोटीन्स हमने पढ़ी थी कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, एल्ब्यूमिन्स होती हैं, सिंपल होती हैं जो हाइड्रोलिसिस पे सिर्फ और सिर्फ क्या देती हैं, हमें एक अमाइनो एसिड देती हैं और कुछ नहीं देती। कॉन्जुगेटेड जो होती हैं एक तो अमाइनो एसिड भी देंगी और उसके साथ ही जब उनको तोड़ा जाएगा नॉन प्रोटीन पार्ट भी थोड़ा सा आएगा। यानी कि ऐसी कोई चीज होगी कोई प्रोटीन पोर्शन नहीं होगा, कुछ नॉन प्रोटीन पोर्शन होगा, ठीक है? डिराइव प्रोटीन में वो आ जाती हैं जो हम या तो सिंपल से लेते हैं या कॉन्जुगेटेड से लेते हैं जी। सिंपल में आप लोगों ने याद रखना है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स आ जाती हैं, एल्ब्यूमिन्स आ जाती हैं सारी, ग्लूटिलिन्स आ जाती हैं और प्रोटामाइंस आ जाती हैं, प्रोलामाइंस आ जाती हैं, ग्लोबिन्स आ जाती हैं, सेक्लेरोप्रोटीन्स आ जाती हैं, कोलेजन, एलास्टिन और केराटिन आ जाती है, ठीक है? फिर बाकी कॉन्जुगेटेड है और बाकी जो बच गई हैं वो सारी डिराइव्ड प्रोटीन्स हैं, ठीक है जी। जी अब हम इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं जी। सिंपल प्रोटीन्स जो होती हैं, यहाँ पर ना आई थिंक कोई मिस्टेक हुई हुई है स्लाइड में। जो सिंपल प्रोटीन जो एल्ब्यूमिन होती है ना, ये आपने याद रखना है, ये एनिमल्स में भी होती है और प्लांट टिश्यूज में भी होती है, ठीक है? और ये जो ग्लोबुलिन्स होती हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है जी। एल्ब्यूमिन जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो इंसॉल्युबल होती है पानी में और डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन में। उसके बाद जो बात आपने याद रखनी है कि ये प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू दोनों में होती है। और ग्लोबुलिन के बारे में क्या याद रखना है, ये भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑलमोस्ट होती है प्लांट में भी और एनिमल में भी, लेकिन जो ये ज्यादातर पाई जाती है ना, वो सिर्फ आपने फिर एक ही याद रखना है, दोनों नहीं याद रखने कि एनिमल में भी होती है और प्लांट में भी होती है जी। मुझे बताएं किसने पढ़ा है ग्लोबुलिन कहाँ पे होती है? जी बताएं। मैम अभी आपने बताया प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। जी ठीक है, शाबाश, जिंदा रहें जागते रहें। एनिमल्स में भी होती हैं, देख आपके सामने ही तो स्लाइड पे लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। इस तरह से याद रखना ना कि एनिमल में किस किस फॉर्म में पाई जाती है, बस वो नहीं मिक्स करना, वो मैं कह रही थी आपसे। और प्लांट टिश्यूज में किन किन फॉर्म में पाई जाती है। एनिमल में तो आपको पता है लैक्टोग्लोबुलिन की फॉर्म में पाई जाएगी, ठीक है? मायोसिन की फॉर्म में पाई जाएगी, जाहिर सी बात है एनिमल है तो उसके मसल्स भी तो होंगे ना एनिमल के, और वो ग्लोबुलिन की फॉर्म में पाई जाएगी। एनिमल है तो उसका ब्लड भी होगा, तो उसके ब्लड में सीरम की फॉर्म में पाई जाएगी, सीरम ग्लोबुलिन्स की फॉर्म में पाई जाएगी, ठीक है? उसके अलावा बस, और प्लांट्स में किन फॉर्म में पाई जाएगी आपको पता है, प्लांट्स हैं तो वो फलीदार भी हो सकते हैं, यानी लेग्यूम फैमिली से भी हो सकते हैं, तो प्लांट्स में लेग्यूमिन की फॉर्म में पाई जाएगी, ठीक है? मैम जो अल्ब्यूमिन तो है, ये आपने याद मैम जो रखना अल्ब्यूमिन है वो वाटर में सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है? है, वो वाटर में सोल्यूबल होती है एल्ब्यूमिन।
यहाँ पर जी ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। मुझे लग रहा था एक मिस्टेक है, बस ढूंढ नहीं रही थी। एल्ब्यूमिन वाटर में सोल्यूबल होती है, ठीक है। जो ग्लोबुलिन होती है ये इनसॉल्युबल होती है या समटाइम्स स्पेरिंगली सोल्यूबल होती है, लेकिन जो एल्ब्यूमिन होती है वो इजीली सोल्यूबल हो जाती है पानी में, ठीक है। क्योंकि एल्ब्यूमिन भी पानी में सोल्यूबल है, ओवल्ब्यूमिन भी लैक्टोल। आपने देखा होगा कि ये जितनी भी हमारी मतलब नॉर्मल रूटीन की प्रोटीन्स है ना, सिंपली हो जाती हैं पानी में सोल्यूबल। बस जब हीट करते हैं ज्यादा इनको, उस वक्त कोआगुलेट कर जाती हैं। अंडा कभी गर्म किया है ना आपने? किया गर्म अंडा कभी? यस किसी ने मैम। नहीं किया? Yes, खाना नहीं ma'am. बनाया कभी? जी, तो क्या होता है वो कोआगुलेशन है ना एक तरह की। जब हीट करें तो वो अपनी शक्ल तोड़ दे मोड़ दे, मतलब डीनेचर हो जाए। तो ऐसा ही होता है, आप खुद देखते हैं अपनी आंखों से कि वहां वाकई कोआगुलेशन हुई है। तो सबसे बड़ी एल्ब्यूमिन प्रोटीन की एग्जांपल में आप अंडा ले लें, अंडे में ओवल्ब्यूमिन ले लें कि वो वाकई ही कोआगुलेट करती है हीट पे, ठीक है। उसके बाद ग्लूटीन्स जो है, ग्लूटिलिन्स, इनके बारे में ग्लूटीन जो है ये बस व्हीट में पाई जाती है ग्लूटिनिन के फॉर्म में, ये आपने याद रखना है सीरियल्स में। हिस्टोन्स जो है ये कहाँ पर पाई जाती हैं? डीएनए में। और ये आपने नॉर्मल सा रीड कर लेना, न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी डीएनए में ही होती हैं। और ये कल हमारी सारी डिस्कशन हो गई थी। म्यूकोप्रोटीन्स जो होती हैं स्लाइवा में म्यूसिन की फॉर्म में पाई जाती है, एग व्हाइट में ओवोम्यूकोइड की फॉर्म में, ठीक है। तो एक एग में आपने पढ़ी है कि क्या पाई जाती है, ये अभी भी मैंने आपको बताया है कि एग में ओवल ओवल्ब्यूमिन की फॉर्म में पाई जाती है। और जो एग व्हाइट होता है उसमें किस फॉर्म में, अगर वो म्यूसिन प्रोटीन है, म्यूकोइड है, तो वो किस फॉर्म में पाई जाएगी? वो ओवल म्यूकोइड फॉर्म में पाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद फॉस्फोप्रोटीन जो कॉन्जुगेटेड होती हैं उनमें मिल्क में कैसीन प्रोटीन होती है, और एग की जो योक है, अंडे की जर्दी है, उसमें ओवोवाइटिन होती है। तो अंडे की जर्दी में कौन सी है, सफेदी में कौन सी, व्हाइट पोर्शन में कौन सी है, और येलो पोर्शन में कौन सी है, ये आपने याद रखना है। डिराइव्ड प्रोटीन में सारे प्रोटीएजेस, सारे पेप्टोन्स वगैरह ही आ जाते हैं आपके पास। और इसमें कभी भी कोआगुलेशन मोस्टली नहीं होती, ये बात आपने याद रखनी है। और अगर हम पेप्सिन ट्रिप्सिन की पार्शियल डाइजेशन करें तो हमें ये प्रोटीन मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आप बात कही थी याद रखने के लिए, वो ये कही थी कि आप लोगों ने याद रखना है प्राइमरी ड्राइव्ड कौन सी है और सेकेंडरी ड्राइव्ड कौन सी है, ठीक है। तो प्राइमरी ड्राइव यहाँ पर नहीं लिखी हुई, चले ठीक है। प्राइमरी ड्राइव मैंने आपको बताई थी कि वो वाली प्रोटीन होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्ल को खराब करती हैं, डीनेचरेशन करती हैं। तो हमें पता चल जाता है कि अगर इन्होंने डीनेचरेशन की है ना, या फिर अनफोल्डिंग किया, खुद को डिसऑर्गेनाइज किया, तो ये क्या है, खुद को हाइड्रोलाइज किया है, ठीक है। किस तरह से आई है वजूद में? हाइड्रोलिसिस से आई है। तो ये सेकेंडरी ड्राइव है, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब हमारे स्ट्रक्चर्स रह गए हैं, ठीक है। हम ये डिस्कस करते हैं और उसके बाद, ये तो सारा ही काम कल का था ना, उसके बाद फिर आज वाला भी तो पढ़ना है ना हमने। रेडी स्टडी तैयार हो जाए सारे जी। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर आता है जी। आप लोगों ने प्राइमरी सारे स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए बायोलॉजी में, अपनी फर्स्ट ईयर की बुक में। आपको सिंपल अगर सीक्वेंस कहा जाए अमीनो एसिड का, या टाइप ऑफ अमीनो एसिड को चूज करने के लिए कहा जाए, या उस चीज का ध्यान रखने के लिए कहा जाए, या आप उस चीज को अरेंज कर रहे हो टाइप कौन सी अमीनो एसिड की और उसका सीक्वेंस क्या है पॉलीपेप्टाइड चेन में, तो वो सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ठीक है। और अमीनो एसिड्स होते हैं पेप्टाइड लिंकेज के जरिए या पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, आपको पता है। ये देखें, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है कि इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड की टाइप और उनका बेसिकली सीक्वेंस देखना है, सीक्वेंस क्या जा रहा है, ठीक है। तो जब हम अमीनो एसिड के सीक्वेंस पे फोकस करते हैं, उसके नंबर पे फोकस करते हैं, उसके ऑर्डर पे फोकस करते हैं कि स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है ठीक से, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ठीक है। आपको इस तरह से वर्डिंग में ना पूछे, वो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर बना के दे दें, यही चेन दे दें, और कहीं ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो आपने सोचना है कि ये कुछ भी नहीं है, इसमें मुझे सिर्फ वो ऑर्डर बता रहे हैं, बताने वाले नंबर बता रहे हैं अमीनो एसिड के, और उसका सीक्वेंस बता रहे हैं। नंबर ऑर्डर सीक्वेंस बताया जाए और पूछा जाए तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। और एक बात आपने याद रखनी है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी डीनेचर नहीं होता, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हमें बताया गया। सिर्फ और सिर्फ आप नंबर और ऑर्डर ही तो अमीनो एसिड का देख रहे हैं, तो बेसिकली इसमें डीनेचरेशन के चांसेस नहीं होते, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर सबको समझ आ गया? सिंपल सा है बहुत ज्यादा। यस मैम। अच्छा जी। उसके बाद आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर याद रखना है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें हमारे पास फोल्डिंग होनी होती है चेन की, ठीक है। क्या होना होता है? फोल्डिंग होनी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अल्फा हेलिक्स बन गया है,
और जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं ना, तो आगे से दो फर्दर चीजें आ जाती हैं। या तो वो जो है ना प्राइमरी स्ट्रक्चर जो बन गया था, अब वो या तो अल्फा हेलिक्स बना सकता है या वो बीटा प्लेटेड शीट बना सकती है। ठीक है, सीधी सी शीट बना दे तो वो बीटा प्लेटेड शीट है, और अगर क्वाइल्स बना दे तो वो अल्फा हेलिक्स कहलाता है। ठीक है, तो फोल्डिंग अगर हो रही है स्पेसिफिक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में और उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मौजूद हैं, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी मौजूद हैं, तो वो आप कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब जब आप इस डीएनए के स्ट्रक्चर को आपने अगर देखा हो, आप सभी को इस बात का पता होना चाहिए कि इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है ना, जो GC होता है, जो गवानीन और साइटोसिन होती है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जो ए और बाकी क्या बच गया, G और C, A और T, एडेनिन और थाइमिन, इनमें क्या होता है, उनमें डबल बॉन्ड होते हैं। और वो किस चीज, इन बॉन्ड्स को, कौन से बॉन्ड्स हैं ये जो जोड़ के रखते हैं इस डीएनए के स्ट्रक्चर को, जो उसको हिलने नहीं देते अपनी जगह से, कि ये क्वाइल्स बरकरार रहे। तो आपको पता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ये भी बात आपने याद रखनी है। और वो बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी वो GC वाला MCQ पूछा जाए या AT वाला, G और C आपस में ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है, A और T आपस में डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, सारी FSC वाली बातें हैं। तो फिर आपने याद रखना है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कनेक्शन की बात कर रहे हैं। और अगर आपको स्ट्रक्चर आ जाए, मोस्टली इनके ना फिगर्स देकर पूछा जाता है, वर्डिंग में नहीं पूछा जाता, तो इसलिए मैंने आपको स्लाइड्स में वही दिखाकर शो कराया है कि आपको ज्यादातर जो पूछा जाता है वही समझ आ रहा है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपके पास पहले सिर्फ फोल्डिंग हो रही थी, अब ट्विस्ट भी पैदा हो रहा है, ट्विस्ट। ठीक है, जब तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ट्विस्ट आ जाए ना, तो आप समझ जाए ट्विस्ट आ गया स्टोरी में, अब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है। सिंपल अरेंज हुआ, अलाइन हुआ, ऑर्डर देखा, सीक्वेंस देखा, नंबर देखा माइनस का, तो प्राइमरी है। अगर उसमें फोल्डिंग आ गई है पॉलीपेप्टाइड चेन में, क्वाइलिंग आ गई है, अल्फा हेलिक्स बन गया, बीटा प्लेटेड शीट बन गया, तो सेकेंडरी है। अगर अब बात सिर्फ और सिर्फ फोल्डिंग तक महदूद नहीं रही, अब बल्कि उसमें मजीद क्या हो गया है, ट्विस्टिंग भी आ गई है चेन में, तो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, और ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशनल होता है, आपने याद रखना है। इसमें इंटर रिलेशनशिप हो जाता है, क्वाइल चेन्स आपस में मजीद इंटर कनेक्ट कर जाती हैं। क्वाइल तो वो हो गई थी सेकेंडरी में, अब उन क्वाइल हुई हुई ने भी ज्यादा एक दूसरे के ऊपर चिपकना है, तो इसे टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत से मोनोमेरिक यूनिट्स एक दूसरे के साथ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सारे ही आपस में कंबाइन हो जाते हैं। जब वो ऊपर वाले तीनों आपस में कंबाइन हो जाएं, तो फिर आप कहते हैं अब तो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बना, अब तो सबसे कॉम्प्लेक्स वाला वजूद में आया है। ठीक है, तो फिर वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। और जरूरी नहीं होता एसोसिएशन सिमिलर या एक जैसे यूनिट्स के साथ ही हो, क्वाटरनरी में डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, देखें ऐसा फील हो रहा है ना कि पहले वाले 3 स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे के साथ आकर मिल गए हैं। ठीक है, तो ये अब तीनों एक बार आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बाकी इंपॉर्टेंस है प्रोटीन की कल भी डिस्कस की थी, सिंपल सी है जी। अब हम ये स्टार्ट करेंगे, आप लोग थक गए जल्दी बताएं, मैंने वैसे ये आज पढ़ाना था। हम जी बस करें। मैम जी कल पढ़ लेंगे। यस मैम, कल पढ़ लेंगे। चलें ठीक है, ज्यादा ना हो जाए। और कल मैंने कल कुछ चीजें रह गई थी केमिस्ट्री की, जो मेरा दिल चाह रहा था मैं बताऊं, लेकिन मैं बता नहीं पाई, वो मैंने फिर आज डिस्कस कर लिया आपके साथ। तो कल आप लोगों को अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर आने चाहिए। ठीक है, किसी से भी मैंने पूछ लेना है कि सुनाना ही स्टार्ट कर दो, लिखवा तो सकती नहीं मैं जूम पे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और प्रैक्टिस आप लोग मेरे साथ लाजमी शेयर करेंगे, और जो शेयर नहीं करेगा वो फिर सारे कल अमीनो एसिड सुनाएगा, और मैंने वीडियो ऑन करा लेनी है, बुक भी नहीं खोलने का मौका देना। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप लोगों ने जरूर करनी है। कल पहले इंशाल्लाह मैं आपसे सुनूंगी, उसके बाद फिर हम ये क्लिनिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इसमें आप लोगों के MCQs काफी ज्यादा आते हैं, क्वेश्चन आकर मेरास्मस डिस्कस करेंगे। फिर वैसे आपकी बुक में एक एक लाइन का शायद डिस्कस हुआ, लेकिन हम इंशाल्लाह इसे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिम्टम्स भी डिस्कस करेंगे, ताकि सिनेरियो भी दे दें तो आपको मेरास्मस और क्वेश्चन आकर में फर्क करना आ जाए उस वक्त भी। फिर हम कोलेजन की जेनेटिक डिफेक्ट्स डिस्कस करेंगे, एहलर-डानलस सिंड्रोम होती है,